नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। मैं राकेश भारद्वाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा ये चैप्टर है इकोनॉमी का विकास डेवलपमेंट। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो टोटल इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में पूरे इस चैप्टर को हम लोग इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इसका कंप्लीट रूप से हम लोग सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो आइए हमारे सामने दिखाई दे रहा पहला प्रश्न कि देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है, यानी कैसे हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। याद रखिए यदि किसी भी देश है, जैसे मान लीजिए एक देश है ये और इसमें टोटल लोगों की संख्या है कोई 50 और यहाँ पर यदि इनकम इस पूरे देश का इनकम मान लीजिए कि 1000 है, तो पूरे देश की इनकम से यदि हम यहाँ के व्यक्तियों की संख्या से भाग दे दें तो याद रखिए प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो कैसे प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है? व्यक्ति की कुल आय द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, ये गलत होगा आपका। देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत से या देश के कुल निर्यात से। याद रखिए कह रहा है कि देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय से विभाजित करके जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। याद रखिए पूरे जो आय है यानी पूरा इनकम है उस इनकम को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय क्या है? बंटवारा है, यही प्रत्येक व्यक्ति उस देश का कितना कमाता है। तो याद रखिए राष्ट्रीय आय को जो नेशनल इनकम है उसको देश की टोटल जनसंख्या से भाग दे करके और प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय को हम देश की कुल जनसंख्या से भाग करके और प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा इसमें सेकंड राइट उत्तर होगा। लेकिन करना क्या है? राष्ट्रीय आय को ऊपर रखना है। याद रखिए नेशनल इनकम को ऊपर रखना है, इनकम को ऊपर रखना है और जनसंख्या से जो है पॉपुलेशन से आपको भाग देना है जितनी उस देश की जनसंख्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, यानी क्योंकि यानी वहां पे क्या कारण है ये केरल का जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है। देखिए आपके पास 4 कारण दिए गए हैं। कह रहा कि यहाँ की जलवायु की स्थितियां अच्छी है, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ पर निवल नामांकन अनुपात कम है। देखिए शिशु मृत्यु दर का मतलब होता क्या है? जैसे प्रति शिशु मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है? तो एक वर्ष में यदि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 1000 जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष से कम उम्र पर यानी 1 वर्ष से कम समय में ही वो अपना दम तोड़ देते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही जो रेशियो निकाला जाता है यानी 1 वर्ष से कम बच्चे जितने एक्सपायर होते हैं मर जाते हैं और बट्टा में हो जाएगा 1000, यानी 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष से कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हम शिशु मृत्यु दर निकालते हैं। अब कह रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? देखिए जहां भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी रहेगी वहां पर शिशु मृत्यु दर क्या होगा? अच्छा होगा, मैंने सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का क्या है? प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा तीसरा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? देखिए अभी आपको हम बता रहे थे वहीं शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, यानी कैसे हम शिशु मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें राइट उत्तर होगा कि किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है इसी ऐसे ही हम शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है ना। याद रखिए इसमें उत्तर होगा हमारा क्या होगा? तो उत्तर होगा हमारा कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसी से हम क्या निकालते हैं? शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि भारत की किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? आपका केरल में। याद रखिए केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर आपका इससे बनने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत कम समय में तैयार भी हो जाता है और आपका 1 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। तो 20 नंबर ऐसे ही आपका हो जाता है, 30 नंबर आपको ऐसे मिल रहा है प्रैक्टिकल में,
तो 50 नंबर की तैयारी आपकी ऐसे ही है। 10 नंबर आपका मानचित्र से आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि मानचित्र का भी जो वीडियो है बनाए और मानचित्र को कैसे हम लोग हल करेंगे, जो 10 में से 10 टोटल सवाल आप लगा सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? यानी किसका जो मानव विकास सूचकांक है, आप लोग को मालूम है मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। तो इसमें जो है किसका जो है भारत से स्थिति अच्छी है, यानी वो अधिक है। तो याद रखिएगा श्रीलंका की जो स्थिति है, श्रीलंका की, वो भारत से क्या है? अच्छी है। भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें श्रीलंका जो है, श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक भारत से क्या है? अधिक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? हमारा समाज कैसे विकास कर सकता है? शक्ति के बल पे, या लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के बल पे, या हिंसक प्रदर्शन के बल पे, या आतंकवाद के बल पे। तो याद रखिए हमारा जो समाज है, हमारा समाज वो लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया के बल पे जो है, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया के बल पे विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सेकंड राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म में इसको नोट कर लीजिएगा। जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जीडीपी याद रखें, जीडीपी का अर्थ होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देखिए कई चीज होता है, आप लोगों को मालूम है मानव विकास सूचकांक जो होता है यूएनडीपी जो होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कई आधार होता है, किसके आधार पर उस देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो इसमें कह रहा है कि देशों के विकास की तुलना करने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? संसाधन है कि जनसंख्या है, याद रखिएगा। औसत आय है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा आपका तीसरा राइट उत्तर होगा। औसत आय के द्वारा जो है, औसत आय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देशों के विकास का तुलना करा सकते हैं। यानी एक आधार है, अगर ये किसी एक देश का औसत आय अधिक है, दूसरे देश का कम है, तो हम यह कह सकते हैं कि मान लो एक देश ए है, ये ठीक है, एक देश हो गया आपका ए और दूसरा हो गया बी। अगर जी यहाँ पे औसत आय इस देश की अधिक है, इसकी औसत आय क्या है? कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मानव विकास सूचकांक क्या होगा? अधिक होगा, और इसको विकसित देश माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन हम बता रहे थे, यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास को किस चीज को आधार मान करके निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिए प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो मुख्य आधार होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अगर यदि किसी देश की अधिक है तो उस माना जाता है कि वो देश जो है विकसित है, और उसको विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा केरल। केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे क्या है? अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिस संसाधनों का हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, तो इनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। लेकिन जितने जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है कि गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका खनिज तेल। खनिज तेल जो होता है यह गैर नवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी बताए थे कि मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड
नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI प्रदान किया जाता है। प्रत्येक साल ये आपका रैंक आता है कि किस देश का रैंक कितना है। ठीक है, तो कह रहा है कि UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय हो गया, या लोगों का शिक्षा का स्तर हो गया। ठीक है, अगला है कि लोगों का स्वास्थ्य स्तर हो गया, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए इन टोटल बेस के आधार पर उस देश को विकसित यानी विकास दिखाने के लिए सभी चीजें जरूरी है। यानी वहाँ के लोगों की अच्छी आमदनी भी होना चाहिए, शिक्षा का स्तर भी, साक्षरता भी अधिक होना चाहिए, और स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा होना चाहिए। तब यह माना जाएगा कि देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में है। केवल प्रति व्यक्ति आय तो एक मुख्य आधार होता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे लोगों का शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, सब कुछ चेक करना है। यानी साक्षरता और स्वास्थ्य और आय तीनों चीज से देखा जाता है कि उसका जो विकास है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उपरोक्त तो सभी इसमें जो हो जाएगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है 1 अंक वाला प्रश्न। जैसा कि आप लोग को मालूम है बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, यदि इनका आप जवाब देते हैं तो आपको तुरंत 1 नंबर प्रदान किया जाएगा। इसमें नंबर काटा नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 1 अंक वाले प्रश्न। कह रहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। आपको बोले थे कि जहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा होगी, जहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा होगी, वहां पर शिशु मृत्यु दर स्वाभाविक रूप से कम ही होगा। तो केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बेहतर है, इसलिए यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या है, कम है। कह रहा है क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, अभी बताएं कि केवल औसत आय के आधार पर विकास की गणना नहीं किया जा सकता। विकास की गणना करने के लिए औसत आय के साथ साथ आपका साक्षरता भी देखना पड़ेगा कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वहाँ पे कैसी है, ठीक है ना। साक्षरता के साथ साथ वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है, जिसको जीवन प्रत्याशा यानी वहाँ के कितने लोग हैं, कितनी यहाँ की जनसंख्या है जो अधिक से अधिक उम्र तक जीवित रह रही है, ठीक है ना। तो जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य स्तर, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, टोटल चीजें जो होता है उसके आधार पर विकास की गणना करना सही होता है। देखिए अभी नीचे तीसरा प्रश्न यही है कि जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का जो औसत वर्ष होता है यानी उम्र होती है, किस उम्र तक वहाँ का व्यक्ति जो है, जैसे अभी जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं। उसमें जैसे कोई फसल का उत्पादन हो रहा है तो उसमें भी कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, खादों का छिड़काव हो रहा है। तो इससे जो उसकी क्वालिटी है, जो ओरिजिनल चीज है, वो सब उसमें से खत्म हो रहा है। केवल एक तरह से मान कर चलिए कि पेट भरने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे जीवन प्रत्याशा जो है मनुष्य की घट रही है। पहले पुराने जमाने में सुन रहे होंगे आप लोग कि 100 साल, 150 साल तक लोग जी जाते थे, लेकिन अब उनकी जीवन प्रत्याशा, यही व्यक्ति हैं, खान पान वही है, लेकिन वही केमिकल के जो रासायनिक उर्वरकों के द्वारा हम कृषि उत्पादन कर रहे हैं, इनके वजह से जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है। बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम। अब तो आप बैठेंगे पेपर में तभी समझ में आएगा कि हाँ, केवल भाजने से तो होगा नहीं। तो पेपर में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपनी नोटबुक में ये उतार सकते हैं, इसको नोट बना सकते हैं अपना, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का अर्थ क्या है। अभी बताया आपको, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है हिंदी में इसे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। कह रहा है कि भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है। बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, केरल का जो है मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। उसके बाद कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा किया जाता है, इसका भी चर्चा कर चुके हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है उसके द्वारा हम जो राशन दिया जाता है गरीब परिवारों को, उसी को हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपके यदि गांव से जुड़े होंगे या किसी शहर से जुड़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि एक गवर्नमेंट की सस्ते गल्ले की दुकान होती है जहाँ से जो खाद्यान्न होता है या तेल होता है वहां से प्रदान किया जाता है उचित रेट पे, यानी बहुत सस्ते दर पे जो होता है आपको उस खाद्यान्न को प्रोवाइड कराया जाता है,
ठीक है ना। तो वही उसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जन सुविधाओं का अर्थ क्या है, तो जन सुविधा क्या, जन माने होता है लोग, सुविधा माने जानते हैं आप लोग। तो वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, वैसी सुविधाओं को हम बोलते हैं जन सुविधा। ऐसे स्वास्थ्य सुविधा आता है, शिक्षा के लिए आता है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, जो मानव का विकास करने के लिए जरूरी होता है, उस सुविधा को हम जन सुविधा कहते हैं, ठीक है ना। आगे है अनवीकरणीय संसाधन का उचित उपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका नवीनीकरण नहीं होता। जैसे पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल यदि 1 लीटर आपने खत्म कर दिया तो सोच लीजिए कि यह दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। आप एलपीजी गैस का यूज करते हैं, कोयला का यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। यदि आप जितना खत्म कर रहे हो तो सोच लो कि उतना हमेशा हमेशा के लिए खत्म, उसका नवीनीकरण होने वाला नहीं है। इसका उचित उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके संक्षिप्त रूप में यह लिखा गया है, इसको चाहेंगे तो आप विस्तार रूप से, आप लोग को मालूम है कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दीर्घ उत्तरीय में आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो अपने से बना करके लिखने पड़ते हैं। जितना आप लिखेंगे उतना ही मानकर चलिए कि आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, विकास का लक्ष्य यानी जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अलग अलग टारगेट होता है। जैसे समझिए, अगर जो हम खदानों की पूर्ति करना चाहते हैं तो क्या होगा, रासायनिक जो उर्वरक है उनका यूज करेंगे तो विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन तो हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये इसका एक अलग टारगेट है। तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था डाउन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उस अनाज को, उस खाद्य पदार्थ को, सब्जी को, उसको खाएंगे तो मनुष्य की जीवन प्रत्याशा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक तरफ एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि विकास के प्रति लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर कैसे लिखना हम लोगों को। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इसकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। जैसे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। अभी हम आपको बताए थे, एक उदाहरण भी आपको दिए थे। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए नदी पर बांध का बनना, वहां विकास हो रहा है, वहां के किसानों का विस्थापन का कारण भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए, आप लोग को मालूम है कि अगर जो नदी पर बांध बनाया जा रहा है, जैसे जल विद्युत की आपूर्ति के लिए, यहाँ से हम विद्युत का उत्पादन करने के लिए बांध बना रहे हैं, तो बांध बनाएंगे तो ठीक है, बांध बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो परियोजना बन रही है, परियोजना के कारण बहुत सारे ऐसे गाँव हैं या बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेतों का नुकसान हो रहा है। यहाँ से जो किसान हो पलायन कर रहा है। एक तरफ तो विकास हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये यही कह रहा है कि अलग अलग लक्ष्य के कारण जो होता है, विकास का जो अलग अलग टारगेट होता है, तो उसके कारण एक दूसरे का ये विरोधाभास भी करते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विकासशील और एक विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, कह रहा है कि विकासशील क्या है, विकासशील और विकसित में अंतर होता है। विकासशील उसे कहते हैं जो अभी विकास कर रहा है, और विकसित उसे कहते हैं जो विकास कर चुका है, ठीक है ना। तो विकसित और विकासशील की दो जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग क्या है। जैसे विकसित देश की विशेषता क्या है, नई तकनीक एवं विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, साक्षरता दर भी वहाँ की उच्च होती है। और विकसित का क्या होता है, विकासशील का क्या होता है, तो औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ, जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ होता है, वहाँ की प्रति व्यक्ति जो लोगों की आय होती है वो निम्न होती है। साक्षरता दर क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने आपस में में सुधार कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज दोनों में अंतर होता है। तो ये आपसे अंतर भी पूछने के लिए पूछ देगा, तो आपको एक तरफ लिख देना विकसित देश का विशेषता क्या है, एक तरफ लिखना है विकासशील देश का विशेषता क्या है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि आय के अतिरिक्त और कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कह रहा है कि आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि ऐसे ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे जीवन के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी केवल आपका आय ही जरूरत नहीं है, आपका जो समाज है उस समाज में
आपको एक उचित स्थान और एक मान सम्मान वाला स्थान देने के लिए आपको रोजगार चाहिए। आपको 2-4 लोग ऐसे आपके मित्र होने चाहिए जो जानने चाहिए। आपके समाज में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपकी सुरक्षा होना चाहिए। आपको हीन भावना से लोग ना देखें, समानता के अधिकार से देखें। शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए जैसे कि आप डेवलप कर सकें, ठीक है ना। ये तमाम सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। क्योंकि केवल मुद्रा, केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यानी केवल पैसा से हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। आपको कपड़ा खरीदना है, खूब वीआईपी कपड़ा खरीदना है, तो आप जाएंगे 5,000 10,000 देंगे, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर जो बेहतरीन एक दोस्त खरीदना है, आपको शांति चाहिए, तो पैसे से जो शांतिपूर्ण माहौल है, सुरक्षा है, ये रोजगार है, आप नहीं इसको अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें चाहिए। आय के अतिरिक्त ये भी चीजें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। यानी अगर जो आपका आर्थिक विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो साक्षरता क्यों जरूरी है। पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, जैसे आप लोग को मालूम है कि यदि कहा जाता है कि हम लोग जानवरों से अलग इसीलिए होते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। यदि हम लोग के दिमाग से पढ़ाई लिखाई निकाल दिया जाए तो हमारा तुलना भी जानवरों में होता रहेगा। जैसे आप लोग मुहावरा भी पढ़े होंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना। जो अनपढ़ आदमी होता है उसके लिए काला अक्षर जो होता है भैंस बराबर ही होता है। तो साक्षरता का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, ठीक है ना। और आप लोग वो काम कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए कि हाँ भाई हम लोग साक्षर नहीं हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं आप लोग। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास जो हमारा जो इनकम है, इनकम में साक्षरता का क्या महत्व है, ये क्यों अनिवार्य है। देखिए इससे क्या होता है, ज्ञान की दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, ठीक है। यदि आप जितना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसी हिसाब से आपको रोजगार प्रदान किया जाता है। नई तकनीकों का प्रयोग एवं स्तर बढ़ता है, आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब कोई ऐसा पुराना व्यक्ति है जो इंग्लिश नहीं जानता है या बहुत ज्यादा अपने दिमाग का यूज नहीं किया है, पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको आप एंड्रॉइड मोबाइल दे दीजिए, लैपटॉप या टैबलेट दे दीजिए, तो उसका यूज नहीं कर सकता है बेहतरीन तरीके से। हो सकता है कुछ देख ले उसमें, लेकिन उसको कंप्लीट रूप से यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नई तकनीक का यूज नहीं कर सकता है। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के लिए जागरूकता बढ़ती है। आप पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा, तो अपने आसपास में आप अपने परिवार का, अपना स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आप चाहेंगे कैसे भी आपका इनकम क्या हो, बढ़े। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है केवल आप उसको नौकरी या गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, नहीं, वो अपने जो जीवन का स्तर है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ने लिखने से आपकी आर्थिक जो विकास है वो भी हो जाता है, ठीक है ना। साक्षरता आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, शिशु मृत्यु दर क्या है, निम्न उपस्थिति अनुपात क्या है और साक्षरता दर क्या है। देखिए तो शिशु मृत्यु दर अभी बताया है कि प्रति 1,000 जब बच्चे एक वर्ष में जन्म ले रहे हैं तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक वर्ष से कम उम्र में वो मर जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रेशियो होता है, ये एक वर्ष से कम उम्र के वो बच्चे जो मृत्यु हो गई जिनकी, अब बटा में हो गया 1,000, ऐसे हम निकालते हैं शिशु मृत्यु दर। निवल अनुपस्थिति, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। तो उपस्थिति का मतलब ये होता है कि निवल मने होता है नेट, याद रखिए। उपस्थिति मने आप प्रेजेंट, अनुपात मने जानते हैं रेशियो निकालना है इस प्रकार। यानी कह रहा है कि निवल अनुपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले, कह रहा है 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की आय उस वर्ग के आयु के बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात होता है, ठीक है ना। यानी देखिए अगर जो मानकर चलिए 6 से और 10 वर्ष तक ऐसे मान लीजिए पूरे इस इलाके में मान लीजिए 500 बच्चे हैं, इसमें से क्या हो रहा है कि 6 से 10 वर्ष के बच्चों में से 100 लड़के जो हैं स्कूल जा रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 100 स्कूल जा रहे हैं, और टोटल कितने थे 500। इनका जो ये रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। निवल माने होता है रिजल्ट, यानी 100 बच्चे जो 6 से 10 वर्ष की उम्र में है ये स्कूल जा रहे हैं, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 500। तो ये जो रेशियो है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। उसके बाद अगला है कि साक्षरता दर क्या होता है। याद रखिए साक्षरता दर आप लोग को मालूम है, साक्षरता दर क्या है, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के लोगों की जनसंख्या और पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। जैसे सेम टू सेम पकड़िए, अगर जो मान लीजिए वहां पे 1,000 लोग हैं और उसमें से जो है आपके 100 लोग जो है पढ़ने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर हैं, तो ये जो अनुपात होता है इसी को हम बोलते हैं साक्षरता दर या साक्षरता अनुपात, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर जो यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आ गए हैं
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सहयोग का जरूरत होता है हमको। और यदि आप सहयोग करते हैं तो ऐसे ही हम मोटिवेट होते रहते हैं और आपको अधिक से अधिक और बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि विकास की धारणीयता से क्या मतलब है, जल के उदाहरणों की मदद से समझाइए। विकास की धारणीयता से क्या मतलब है? देखिए, देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी का स्तर बना रहे। देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी का भी स्तर बना रहा है। यानी अगर जो आप डेवलप हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य जो है वो अंधकार में जाए। तो इसमें क्या कह रहा है कि भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग को मालूम है कि भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका सही प्रकार से प्रयोग करके भावी पीढ़ी का भी उपयोग कर सकें, यानी इसका हम यूज करें, उस हिसाब से इसका संरक्षण किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि ये तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन यदि इसका चक्र गड़बड़ होता है तो हो सकता है कि जो आगामी भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वह इस चीज का लाभ न उठा पाए। इसीलिए इसका संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। उसके बाद इसको प्रदूषण मुक्त बनाना है, यानी कह रहा है कि जल की गुणवत्ता को घटने नहीं देना चाहिए। यानी जो जल का गुण है, जो क्वालिटी है, उसको घटने नहीं देना है, इसको फ्रेश रखना है। जो परंपरागत चीजें हैं उसको भी बरकरार रखना है। विकास करिए, लेकिन विकास के साथ साथ ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को के लिए कुछ संसाधन बचे ही ना। ठीक है ना? तो इसको ही विकास की धारणीयता कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विकासशील देश को विकसित देश से तुलना करने के लिए दो आधारभूत मापदंड क्या है? तो आप लोग को बोले थे कि अगर जो एक विकासशील देश को विकसित देश से तुलना करना है तो उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, ये ऐसे आधार होते हैं, साक्षरता होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था होता है, जीवन प्रत्याशा होता है। ये ऐसी चीजें हैं कि हम वहां से तुलना करेंगे कि किसी विकसित देश और विकासशील देशों में तुलना कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना? चलिए आगे कह रहा है कि जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, बता चुके हैं आप। जन सुविधाएं क्या है? ऐसी सुविधाएं जो मानव जीवन का जो स्तर है वो बेहतर कर सके, वैसे हम उसे जन सुविधा कहते हैं। जीवन विकास के लिए आवश्यक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे